हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टू शिक्षा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है हमारा व्यक्तित्व। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, व्यक्तित्व के सिद्धांत कौन कौन से हैं और उसके प्रकार कौन कौन से हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी हमारी विधियाँ हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। व्यक्तित्व के बारे में जानने से पहले दोस्तों हमें आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को तो देखते हैं, तो आप उसको 1 मिनट या 2 मिनट देख के छोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों, इससे आपको कुछ लाभ नहीं होने वाला, ये आपके समय की ही बर्बादी होगी। अगर आपको अच्छे से सीखना है, जानना है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो प्लीज़ आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जब भी देखें तो पूरा देखें, और साथ ही साथ ये हमारी जो वीडियो बनी है ये एपिसोड वाइज बने हैं, ताकि आपको एक चैप्टर के बाद दूसरा इंटरकनेक्टेड आपको मिलता जाएगा। तो आप इसको ज़रूर पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम नए टॉपिक पे। अपना नया टॉपिक जो है व्यक्तित्व। इसको पर्सनालिटी बोलते हैं इंग्लिश में। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात व्यक्तित्व। वैसे अगर देखा जाए आम बोलचाल की भाषा में तो व्यक्तित्व किसको बोलते हैं? वही कि अमुक आदमी है तो उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसकी लंबाई कैसी है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, सब कुछ हम इसी पे डिपेंड करते हैं और डायरेक्टली यही बता देते हैं कि ये इसकी पर्सनालिटी है नहीं? वो देखने में अच्छा है, लुकिंग है, हैंडसम है, या फिर नाटा है, दुबला पतला है, कैसा है, हम अमूमन इस तरह से जज करते हैं। लेकिन पर्सनालिटी हमारी होती क्या है, उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे विधिवत कि क्या चीज़ है वो। क्या वही उतना है ये जो हमारी फिजिकल अपीयरेंस है, ये वही पर्सनालिटी है, या उसमें और भी कुछ कारक मिले होते हैं? तो आइए शुरू करें। देखिए दोस्तों, जो पर्सनालिटी शब्द है वह व्यक्तित्व जो है अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है। साथ ही अगर इसके पुराने हिस्ट्री के बारे में जाया जाए तो ये लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। ठीक है। लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या नकाब। मुखौटा या इसको नकाब भी बोलते हैं। तो इसके पीछे एक हिस्ट्री ये है कि ये यूनान में जब लोग रंगमंच पे जाते थे अभिनय करने के लिए तो मुखौटा लगा लेते थे, नकाब लगा लेते, एक तरह से मास्क लगा लेते थे, ताकि और वो जिस कैरेक्टर का रोल प्ले करते थे ताकि कोई ये ना जान पाए कि कौन से आदमी ने किसका कैरेक्टर प्ले किया। तो वही हमारा तो ये कह सकते हैं कि लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नकाब या मुखौटा। ठीक है। तो ये बता दिया गया है आपको कि क्यों न मुखौटा या नकाब का प्रयोग करते थे वो, क्योंकि देखिए है तो वो दूसरी पर्सनालिटी, है तो वो दूसरा व्यक्ति, लेकिन वो किसी दूसरे के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए क्या करते थे, अपने ऊपर मास्क लगा लेते थे। यानी अपनी एक तरह की पर्सनालिटी को छुपा लेते थे और दूसरी को उजागर करते थे। ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि पर्सनालिटी हमारी अंदर और बाहर, यानी हमारी जो फिजिकल अपीयरेंस है, साथ ही साथ हमारी जो इंटरनल क्वालिटी है, दोनों का मिक्सअप है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तरह से कह सकते हैं व्यक्ति और तत्व। अब तत्व में क्या आ जाएंगे? अब तत्व में उसके जितने भी सकारात्मक बिहेवियर, व्यवहार, या तो सकारात्मक हों या तो नकारात्मक हों, यानी ये दोनों व्यवहार इसमें मिले हुए हैं। साथ ही साथ अब वो व्यवहार या तो हमारे फिजिकल हों या यदि बाह्य हों या आंतरिक हों। तो देखिए, सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हमारा व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व हमारा जो हमारे अंदर के गुण और जो हमारी बाहर की फिजिकल अपीयरेंस है, बाहरी बनावट है, दोनों का मिला हुआ रूप है। ठीक। अब हम इसको
परिभाषाओं में समझने की कोशिश करते हैं कि अब देखिए जैसा कि बताया गया है आपको मनोविज्ञान में कि जो व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, हर व्यक्ति अलग एक दूसरे से अलग होता है। तो क्या पर्सनालिटी भी अलग होती है कि नहीं होती है? यानी होनी चाहिए, बिल्कुल होगी, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है तो उसके अंदर मौजूद गुण भी एक दूसरे से अलग होंगे, समान तो हो ही नहीं सकते। तो उसी प्रकार मनोवैज्ञानिकों ने भी बताया कि पर्सनालिटी मनोवैज्ञानिकों ने भी अपने अनुसार पर्सनालिटी की अलग अलग परिभाषाएं बताई। ठीक है, तो अब हम मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पर्सनालिटी की परिभाषा जानते हैं। तो आइए दोस्तों, ये कुछ परिभाषाएं हैं जो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार जो परिभाषाएं दी हैं उनके बारे में जानते हैं कि आखिर उन्होंने व्यक्तित्व को किस प्रकार परिभाषित किया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम वुडवर्थ की परिभाषा। वुडवर्थ ने बताया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है ना, यानी व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, वो उसका व्यवहार उचित है कि अनुचित है, या किस प्रकार का है, क्या उससे समाज को लाभ मिल रहा है, क्या उसे लाभ मिल रहा है, या मतलब जितना भी उसका सकारात्मक नकारात्मक जो भी प्रभाव है वह इसका एक संगठित रूप है, समग्र रूप है। ठीक है, अब हम गिलफोर्ड के अनुसार जानते हैं। गिलफोर्ड महोदय ने बताया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। देखा जाए तो कहीं न कहीं इन दोनों में समानता सी दिखाई देती है। यानी बताया व्यक्ति के क्या जितने भी उसके गुण हैं, चाहे वो आंतरिक गुण हो या समाज द्वारा अर्जित गुण हो, वो सबका एक समग्र रूप है। यानी जो एक तरह से कह सकते हैं हम कि उन दोनों गुणों को मिला के जो उसका रूप प्रकट हो रहा है वही हमारा व्यक्तित्व है। वैलेंटाइन ने बताया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का होगा। जैसा कि ऊपर भी आपको बताया गया कि वही बताया उन्होंने कि जो जन्मजात हमारी शक्तियाँ हैं, प्रवृत्तियाँ हैं, और जो हमने समाज से अर्जित किया है, वो दोनों का ही व्यक्तित्व में वो दोनों का ही संगठित रूप हमारा व्यक्तित्व है। उसी क्रम में जानते हैं अगले मनोवैज्ञानिक की परिभाषा रैक्स महोदय के अनुसार। रैक्स महोदय ने बताया कि व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य, ध्यान दीजिएगा दोनों पे, मान्य और अमान्य गुणों का संगठन है। वही आपसे बताए कि क्या कुछ अब आपको देखा जाए सोसाइटी में तो आप जानते ही होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एक्टिविटी लोगों को पसंद नहीं आती, या कुछ कार्य वो ऐसे करते हैं तो लोग कह देते हैं तो ये हमेशा ये ऐसा है ही, है ना। यानी मानते हैं क्या है उसकी जो एक्टिविटी है, यानी जो उसके व्यक्तित्व द्वारा किए गए कार्य हैं वो लोगों को स्वीकार नहीं है, फिर भी लोग उसको मानना पड़ रहा है उनको। या ये तरह से कह सकते हैं कि चाहे हम समाज चाहे उसके द्वारा किए गए उसके व्यक्तित्व को माने या ना माने, या उसको स्वीकार करे या न स्वीकार करे, लेकिन उन दोनों का जो समन्वित रूप है वही हमारा पर्सनालिटी है। तो अगर इन सभी परिभाषाओं को हम एक में मिला के बात करें तो ये कह सकते हैं कि जो हमारा व्यक्तित्व है वह व्यक्ति के विषय में एक समग्र धारणा है। कह सकते हैं कि व्यक्ति के विषय में एक समग्र धारणा है, विषय में एक समग्र धारणा है। अब इस धारणा में जो कुछ भी हो, हम एक व्यक्ति के बारे में जैसा सोच रहे हैं वही धारणा हमारी पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है। तो इस प्रकार हम लोगों ने व्यक्तित्व की परिभाषा को समझ लिया। अब हम आगे जानेंगे कि व्यक्तित्व के सिद्धांत कौन कौन से हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया, साथ ही साथ उसमें हम व्यक्तित्व के प्रकारों की भी चर्चा करते चलेंगे। तो शुरू करते हैं व्यक्तित्व के सिद्धांतों के बारे में। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, साथ ही साथ इसमें हम सिद्धांत व प्रकार भी पढ़ सकते हैं। प्रकार भी आपका इसी में होता चलेगा, कवर होता चलेगा। तो अब देखते हैं जो व्यक्तित्व के जो सिद्धांत हैं, सबसे पहला सिद्धांत जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया है। इसको हम ये भी कहते हैं कि व्यक्तित्व का प्रथम व्यापक सिद्धांत, या व्यक्तित्व का, इस पे क्वेश्चन पूछता है और लगभग जितनी बार टेट या सुपर टेट की परीक्षा हुई है एक न एक प्रश्न जरूर पूछा गया है। यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से तो जरूर पूछा गया है। कभी प्रतिपादक का नाम पूछ लिया जाता है, या ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि सिगमंड फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया,
या व्यक्तित्व का प्रथम व्यापक सिद्धांत किसने दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बहुत बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है क्या। तो सिगमंड फ्रायड इसके प्रवर्तक हैं। उन्होंने बताया, देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो नाम से ही स्पष्ट है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, अर्थात जिसमें मन का विश्लेषण किया जाए वही मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। अब सिगमंड फ्रायड ने मन का विश्लेषण करने के लिए उन्होंने 3 तरह का मन बताया। मनों के विश्लेषण को ही उन्होंने 3 तरह से कैटेगराइज किया है। इस तरह से हम एक समझते हैं, एक डायग्राम के रूप में। एक को उन्होंने अचेतन मन बताया है। अचेतन, इस बीच वाले हिस्से को उन्होंने अर्धचेतन, और इसको चेतन, अचेतन मन कर दें इसको तो और क्लियर हो जाए। देखिए, तो मन को उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। अब आती है जब व्यक्तित्व की बारी, तो उन्होंने व्यक्तित्व को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक को बोलते हैं इदम, जिसको इड बोलते हैं, फिर अहम, ईगो, फिर परम अहम, इसको हम बोलते हैं सुपर ईगो। यहाँ क्वेश्चन अक्सर इस पे भी पूछा गया है कि इदम क्या है, या इदम का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत में इदम अहम और परम अहम का भी प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न किसी भी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है, आपको बस इन टर्म को याद रखने हैं। तो इन्होंने बताया कि 3 तरह के व्यक्तित्व का बताया कि एक इदम होता है, एक अहम और एक परम अहम। और जो मन होता है वो 3 तरह का मन होता है, एक अचेतन, एक अर्धचेतन और एक चेतन मन। ये दोनों आपस में समान, क्या कहते हैं, ये दोनों आपस में मिले जुले रूप होते हैं, ठीक है। यानी व्यक्तित्व, अब जो व्यक्तित्व है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम जानते हैं कि अचेतन मन और चेतन मन या अर्धचेतन मन में होता क्या है। तो देखिए, उन्होंने बताया कि जो हमारा अचेतन मन होता है ये 90% हिस्सा होता है, और ये जो हमारा चेतन मन होता है ये कुल का 10% हिस्सा होता है। अब ये कह सकते हैं अर्धचेतन और चेतन दोनों मिला के 90% और चेतन मन 10%। और चेतन मन होता क्या है, अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए, चेतन मन हमारे क्या कहते हैं, भूतकाल की जो भी घटनाएं हुई हैं, यानी पास्ट में, उससे संबंधित सारी चीज़ें यहाँ होती हैं, ठीक है। ये हमेशा निष्क्रिय अवस्था में होता है, ये हमेशा निष्क्रिय अवस्था में होता है, और ये कह सकते हैं अचेतन मन, हमारी अतृप्त सभी इच्छाएं इसी में होती हैं। हम इसको याद करने की अगर कोशिश करें तो याद नहीं कर सकते, ठीक। अब आते हैं ये चेतन मन में। चेतन मन हमारा क्या होता है, वो चेतन मन जो हम इस समय की बात कर रहे हैं, वर्तमान के चलता है, वो चेतन मन होता है। चेतन मन कुल हमारा 10% हिस्सा, मतलब ये जागृत मन होता है, ये हमेशा एक्टिव पोजीशन में रहता है। अचेतन मन हमारा निष्क्रिय होता है, और अर्धचेतन मन जो होता है वो दोनों के बीच की स्थिति होती है। अर्थात अगर इसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझें तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो वर्तमान है, यानी वर्तमान के विचारों में जिस मन में वर्तमान विचार चल रहे हैं, यानी हमारे वर्तमान विचार, वो हमारे चेतन मन में आ जाते हैं, ठीक। अर्धचेतन मन में क्या होते हैं कि वो तो या तो थोड़े से भूल गए होते हैं और थोड़े थोड़े उसके याद रहते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल एक स्वप्न की तरह लें, तो अगर हमको स्वप्न आते हैं तो क्या होता है, या तो हमको वो पूरे में याद होते हैं, या हम उसको पूरी तरह से भूल जाते हैं, या कुछ स्वप्न हमारे ऐसे होते हैं जो हमको थोड़े थोड़े झलक याद होती है और कुछ भूल जाते हैं। तो हमको थोड़ा सा जोर देने पे वो याद आ जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि
कुछ टाइम देके इसको हम याद कर सकते हैं। और अचेतन मन हमारा है, हम चाह कर भी याद नहीं कर सकते, यानी चाह कर भी याद नहीं कर सकते, यानी जो चीज़ें हमारी अचेतन मन में चली जाती हैं वो चाह कर भी हम उसको याद नहीं कर सकते। ठीक है, और जो हमारे अचेतन मन में है उसको हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, थोड़ा सा चिंतन करेंगे, कुछ समय के बाद याद आ जाएंगे। और जो हमारा चेतन मन होता है वो हमारे वर्तमान विचारों से रिलेटेड होता है। अब हम आते हैं व्यक्तित्व में, इसी से, क्योंकि मन से ही ये हमारा जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने व्यक्तित्व का जो सिद्धांत दिया उसको इदम, अहम और परम अहम के बारे में बताया। तो इदम क्या होता है, हमारी इस तरह से हम इस इदम को इस तरह से कह सकते हैं, हमारी जो दैनिक आवश्यकताएं जो होती हैं, जैसे कह सकते हैं भूख, प्यास, सेक्स, शारीरिक मूल संक्रियाओं, मतलब ये इसमें हमारी भूख, प्यास, सेक्स और भी जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हैं, ये इनको सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब इदम हमेशा यही बताता है कि इन क्रियाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति सामाजिक और नैतिक मूल्यों को भी नहीं देखता है। उसकी पहली प्राथमिकता होती है इसको सेटिस्फाई करना। अपने इदम को सेटिस्फाई करने के लिए वह किसी भी हद तक चला जाता है। जैसे अक्सर रेप की घटनाएं जो होती हैं, ऐसे लोग इदम वाले होते हैं। वो क्या करते हैं, वो आवेश में आके या फिर किसी के वशीभूत होके उस कार्य को अंजाम दे देते हैं, और ये भी नहीं सोचते कि समाज क्या कहेगा या उसकी नैतिकता क्या होगी, मतलब परिणाम के बारे में विचार भी नहीं करते। ठीक, तो आपको इदम समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं कि अहम क्या है। अहम क्या होता है कि जो इच्छाएं, जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमने इदम में जो हमने जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो कार्य किए हैं, अहम बताता है कि इस कार्य को पूरा करने के लिए हमें कुछ योजनाएं बनानी चाहिए, और योजनाएं बनाने के साथ साथ कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझें। मान लीजिए चोरी करना है चोर को, तो चोरी करना है तो उसका वो इदम है, यानी उसको चोरी हर हाल में करनी है। उसके लिए वो ये नहीं देखेगा कि पकड़ा जाएगा, पीटा जाएगा, क्या होगा, तो ये उसको सेटिस्फाई करना है अपने उस उद्देश्य को, तो वो उसका इदम हो गया। और हम उसको ये बताएगा कि चोरी करना है तो उसके लिए प्रिकॉशन ले लो, चेहरे पे मास्क लगा लो, कुछ रस्सी भी ले लो, कुछ इक्विपमेंट भी ले लो, हो सकता है पकड़े जाओ तो कुछ हथियार रख लो, तो ये उसका अहम हो गया। अहम व्यक्तित्व ये बताएगा कि इन किसी योजनाओं के निर्माण करने से पहले, उसको क्रियान्वित करने से पहले परिणामों की चिंता जरूर कर लेनी चाहिए। ठीक, अब हम आते हैं परम अहम के बारे में। परम अहम बनाता है हमारा ये, एक तरह से कह सकते हैं वेरी गुड क्वालिटी। जो परम अहम होता है ये बताता है कि हमें अपने नैतिक मूल्यों के अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक, यानी चोरी करना पाप है तो चोरी ना करो, झूठ बोलना पाप है तो झूठ ना बोलो। यानी जिसके अंदर परम अहम ज़्यादा होगा वो उतना ही कुशल व्यक्ति होगा, या तरह से कह सकते हैं सभ्य व्यक्ति होगा और सामाजिक व्यक्ति होगा। तो इस तरह से सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के सिद्धांत दिए। इसमें दो मन को और व्यक्तित्व को दोनों के एक दूसरे से जोड़ के माना, जिसमें इदम, अहम, परम अहम, यही इनका व्यक्तित्व के क्या है, जो सिद्धांतों में यही इसके मुख्य एलिमेंट हैं। आपको इन तीनों के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं कि इसी में सिगमंड फ्रायड ने 5 प्रकार के मनोलैंगिक अवस्थाओं का वर्णन किया है इसी सिद्धांतों में, तो उसको हम जानते हैं। देखिए, ये जो सिगमंड फ्रायड का ये जो व्यक्तित्व का सिद्धांत है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल करके चल रहे हैं। आगे वाले जो सिद्धांत हैं वो इतने आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब देखिए, इन्होंने 5 प्रकार के मनोलैंगिक अवस्था का वर्णन किया है। देखिए, अब तक की जो क्या कहते हैं, अहम, सुपर अहम, परम अहम, ये सब के बारे में हमने बताया, ये जो व्यक्तित्व का था। अब ये बच्चों के बारे में इन्होंने बताया है कि 5 प्रकार की मनोलैंगिक अवस्था होती है। इसमें से हम देखते हैं कौन कौन सी अवस्था, क्या इसका वर्गीकरण है। पहली अवस्था को इन्होंने बताया गुदावस्था, इसको हम
मुखावस्था, जो दूसरा है वह है गुदावस्था, तीसरी अवस्था को सेचनावस्था, जो चौथी अवस्था है उसको अव्यक्तावस्था बताया है, और पांचवी जो है उसको जननेंद्रिय अवस्था। ठीक है, पांच प्रकार के मनोलैंगिक अवस्थाओं का उन्होंने वर्णन किया है। पहला हमारा मुखावस्था, दूसरा गुदावस्था, तीसरा सेचनावस्था, चौथा अव्यक्तावस्था और पांचवा जननेंद्रिय अवस्था। देखिए सिगमंड फ्रायड ने सब कुछ जो अपना सिद्धांत दिया है उन्होंने यौन ऊर्जा को केंद्र में रख के, ठीक, यानी मूल प्रवृत्तियों और यौन ऊर्जा को ध्यान में रख के इन्होंने दिया है। उन्होंने बताया है कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, यानी जो हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं उसको यौन ऊर्जा बल देती है। इनका सारा सिद्धांत इसी पे है, यानी मूल प्रवृत्तियों को यौन ऊर्जा बल देगी, उसी के अनुसार पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। अब यौन ऊर्जा के से सारे जितने भी इन्होंने मनोलैंगिक अवस्था बताई हैं सब में यौन ऊर्जा को सेंटर में रख के इसका डिफाइन किया है। इन्होंने बताया इसी मूल प्रवृत्ति यौन ऊर्जा को लिबिडो भी कहा जाता है। लिबिडो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, लिबिडो का सिद्धांत किसने दिया, मूल प्रवृत्ति या यौन ऊर्जा का सिद्धांत, तो इसका भी आंसर आप वही बताएंगे, सिगमंड फ्रायड। इस अवस्था में देखिए, अब हम आइए जानते हैं इस अवस्थाओं में क्या है। तो इन्होंने सब कुछ जैसा कि आपको बताया गया है कि ये यौन ऊर्जा को ध्यान में रख के ही इसका वर्णन कर रहे हैं। तो मुखावस्था, इसका समय इन्होंने माना है कि 0 से 1 वर्ष के बच्चों में होता है। इस समय जो इनकी यौन ऊर्जा होती है ये मुख में होती है, ठीक है ना, यानी इस सीधे कहें कि इनकी जो यौन ऊर्जा होती है वो मुख में होती है। उस समय क्या होता है, बच्चे हर चीज़ अपने मुंह की तरफ ही ले जाते हैं। दूसरी जो अवस्था होती है वो गुदावस्था है, 1 से 3 वर्ष इसका समय माना गया है। इस समय जो बच्चों की यौन ऊर्जा होती है वह मल मूत्र के रास्तों में होती है। अगला जो उन्होंने सेचनावस्था बताया है, इसका समय इन्होंने 3 से 6 वर्ष माना है। इस समय यौन ऊर्जा सक्रिय होती है, इसमें कह सकते हैं मल मूत्र मार्ग में, इसमें यौन ऊर्जा हमारी मुख में होती है। देखिए सबका रिलेटेड वही है, मान के चलिएगा ये यौन ऊर्जा, सब केंद्र में यौन ऊर्जा ही है, ठीक है। तो मुखावस्था में जो यौन ऊर्जा होती है मुख में होती है, गुदावस्था में मलमूत्र मार्ग में आएगी, सेचनावस्था में यौन ऊर्जा काफ़ी सक्रिय होती है, ठीक। और जो हमारा अव्यक्तावस्था होता है, अव्यक्तावस्था हमारे 6 से लेकर 12 वर्ष तक का समय जो माना गया है, यानी 6 वर्ष से 12 वर्ष के समय में इसमें जो हमारी यौन ऊर्जा होती है वो एक तरह से कह सकते हैं सुषुप्तावस्था में होती है, यानी निष्क्रिय होती है, निष्क्रिय रहती है। ठीक, अब हमारा जो अगला है जननेंद्रिय अवस्था, इस अवस्था को इन्होंने माना है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। इसमें ही इस समय तक आते आते जो यौन ऊर्जा होती है वो जननेंद्रियों में आ जाती है, यानी इसमें कह सकते हैं कि जो यौन ऊर्जा होगी जननेंद्रियों में आ जाएगी, जननेंद्रियों में आ जाती है। ठीक है, जननेंद्रियों का मतलब सीधे कहने जनन अंगों में, ये स्पष्ट ज़्यादा सुटेबल होगा, जनन अंगों में। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या है जिसको सिगमंड फ्रायड ने दिया है। उसमें इन्होंने 5 प्रकार के मनोलैंगिक अवस्था का भी वर्णन किया है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं अगले सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं।
तो हम लोगों ने सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत पढ़ लिया। उन्होंने बताया वही कि जिस प्रकार की मनोलैंगिक अवस्था होगी उसी प्रकार का हमारा उसका पर्सनालिटी होगा। अब हम जानते हैं दूसरे मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों को। जिस दूसरा हमारा जो सिद्धांत है व्यक्तित्व का, वह है मांग या आवश्यकता का सिद्धांत, जिसको अब्राहम मैस्लो ने दिया है। हम पिछले एपिसोड में जब हम लोगों ने प्रेरक पढ़ा था उसमें जाना था। आइए थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं इसमें। अब्राहम मैस्लो ने बताया कि जिस प्रकार की हमारी आवश्यकता होती है उसी प्रकार की हमारी पर्सनालिटी होती है। ठीक है, अब इसको इन्होंने पांच स्तरों में डिवाइड किया था। इसको हम लोगों ने पिछली बार देखा भी था, इस बार थोड़ा सा समझ लेते हैं बस। उन्होंने इसको 5 प्रकार से बांटा था। पहली जो आवश्यकता थी हमारी वो शारीरिक आवश्यकता थी। दूसरी आवश्यकता सुरक्षा की थी। स्नेह की आवश्यकता। सम्मान और आत्मसिद्धि। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले एपिसोड में चर्चा किया था। देखिए, इन्होंने बताया कि जिस अवस्था को हम पार कर रहे हैं, यानी जो हमारी आवश्यकता हो रही है उसी अनुसार उस समय हमारी पर्सनालिटी वही शो हो रही है। पहली जो आवश्यकता उन्होंने बताई थी वो शारीरिक आवश्यकता थी, यानी सबसे पहला वही जो हमारी सारी शरीर की आवश्यकताएं हैं पहले उसकी पूर्ति होगी, उस समय जो पर्सनालिटी होगी इसी के अनुसार होगी। शारीरिक अवस्था की पूर्ति होने के बाद सुरक्षा की आवश्यकता आती है। सुरक्षा की आवश्यकता के अनुसार अगर देखा जाए तो उस समय पर्सनालिटी सुरक्षा की आवश्यकता के अनुसार हो जाएगी। फिर स्नेह की आवश्यकता आ जाती है कि बच्चा सब कोई भी हो वह अगर एक दूसरे को स्नेह देता है तो उससे प्राप्त करने की अपेक्षा रखता है, तो यानी उस समय की उसकी पर्सनालिटी इसके अनुसार होगी। और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, यानी पहली आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद दूसरी आवश्यकता की पूर्ति होगी, अर्थात शारीरिक की आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद सुरक्षा की आवश्यकता की पूर्ति होगी, सुरक्षा की आवश्यकता के बाद स्नेह की आवश्यकता होगी, उसके बाद वो सम्मान, यानी अब वो थोड़ा सा मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेगा तो लोगों से सम्मान चाहेगा, पद चाहेगा, प्रतिष्ठा चाहेगा, तो उस समय उसकी जो पर्सनालिटी होगी इसके अनुसार हो जाएगी। और लास्ट में वो आत्मसिद्धि की आवश्यकता, यानी कि अपने समस्त योग्यताओं का उसका विकास हो जाता है, वो अपने समस्त योग्यताओं को, शक्तियों को जान लेता है। तो इस प्रकार जितने स्टेप होते हैं ये स्टेप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, उसी अनुसार उसकी पर्सनालिटी होगी। जिस आवश्यकता की पूर्ति उसकी होती जाएगी उस आवश्यकता की पर्सनालिटी उसके अंदर डेवलप होती जाएगी। तो ये रहा मांग या आवश्यकता का सिद्धांत जिसको अब्राहम मैस्लो ने दिया था। चलिए दोस्तों, हम अगले सिद्धांत के बारे में जानते हैं। इस सिद्धांत के साथ साथ में भी जानेंगे कि इसके व्यक्तित्व के प्रकार कौन कौन से हैं इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। तो शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का जो प्रकार इसको बताया गया है वो 2 मनोवैज्ञानिक के अनुसार है। पहले मनोवैज्ञानिक हमारे शेल्डन और दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं क्रिशमर। इन्होंने अपने अपने अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार को बताया है। ठीक है, शेल्डन ने जो बताया वो 3 तरह के लोगों के बारे में बताया। पहला गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि जैसे गोलाकार व्यक्तित्व का प्रकार किसने बताया, तो शेल्डन ने। आयताकार किसने बताया, शेल्डन ने। लंबाकार किसने बताया, शेल्डन ने। तो इस तरह से अगर एक ट्रिक के रूप में हम देखें तो सब में कार कार आ रहा है, तो जहाँ पे कार कार का वर्णन आए वो शेल्डन के अनुसार है। और क्रिशमर के अनुसार अगर हम देखें तो कृश काय, पुष्ट काय, स्थूल काय, यानी इसमें काय काय शब्द आ रहे हैं। तो जो काय शब्द का आए तो आप क्रिशमर के अनुसार भी बता सकते हैं इसमें। तो आइए हम सबसे पहले इनके जो वर्णन क्या कहते हैं, विभाजन है, इनको जानते हैं। तो शेल्डन ने बताया 3 तरह के लोग। पहले गोलाकार, ऐसे लोग गोलाकार व्यक्तित्व वाले होंगे। ठीक है, उनकी विशेषता क्या होगी, वो हंसमुख होंगे, परंपरावादी होंगे, भोजन प्रिय होंगे, शौकीन होंगे। ऐसे लोग गोलाकार व्यक्तित्व वाले होते हैं। आयताकार व्यक्तित्व वाले रसिक होते हैं, हष्टपुष्ट होते हैं, क्रोधी होते हैं
आवेशी कह सकते हैं उनको। तीसरा जो वर्गीकरण बताया गया वो लंबाकार वाले व्यक्ति आलसी होते हैं, जल्दी थक जाते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, सुस्त होते हैं। ठीक है, उसी से मिलता ही जुलता क्रेस्मर का भी है। जैसे काय मतलब शरीर, तो उन्होंने जो वर्णन किया 3 तरह के, मतलब कृष्णकाय जो दुबले पतले व्यक्तित्व वाले शरीर वाले, पुष्टकाय हेल्दी लोग, और स्थूल का मतलब जो काफ़ी भारी भरकम हो, है ना। तो इन दोनों का जो है इन्होंने बॉडी संरचना के अनुसार बताया है, और वही मतलब शरीर संरचना, तो इन्होंने टोटली फिजिकली अपीयरेंस के बारे में बताया है, और उसको इन्होंने एक गोलाकार लंबाकार इस तरह से कैटेगराइज करके बताया। तो इस तरह से शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का प्रकार दोनों मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम लोगों ने जान लिया। अब दोस्तों अगले सिद्धांत के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है शील गुणों का सिद्धांत। इसको भी 2 मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया, अपने अपने अनुसार बताया है, एक केटल और आलपोर्ट महोदय हैं। तो हम लोग केटल के अनुसार जानते हैं यहाँ पे कि शील गुणों का सिद्धांत क्या है। तो केटल महोदय ने शील गुणों को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। पहले को बताया स्रोतशील गुण और दूसरे को बताया सतहीशील गुण। यानी इस तरह से उन्होंने बताया कि जो स्रोतशील गुण होता है, ये हमारा अगर इसको इस माध्यम से समझें तो ये स्रोत है, ये स्रोतशील गुण हैं। इन्हीं स्रोतशील गुणों से हमारे सतहीशील गुणों का विकास होता है। ठीक है, ये वाले जितने भी हो गए ये सतहीशील गुण हो गए, और जो इसके केंद्र में रहेगा वो स्रोत है, यानी सबका ओरिजिन स्रोतशील गुण है। तो कह सकते हैं कि स्रोतशील गुणों से ही सतहीशील गुणों का विकास होता है या उत्पत्ति होती है, और यही आगे चल के अन्य शील गुणों में क्या कहते हैं बट जाते हैं। जैसे सम्मान हो गया, एकांत प्रिय क्या कहते हैं सत्य प्रिय हो गया, अहिंसा हो गया। तो अगर देखा जाए कि गांधी जी से बारे में अगर हम समझें तो मान लीजिए गांधी जी का मुख्य स्रोत क्या था, मुख्य विशेषता क्या थी, यानी स्रोत जो है इसको हम कह सकते हैं मुख्य विशेषता या मुख्य गुण, मुख्य विशेषता या गुण। तो अगर गांधी जी के बारे में देखा जाए तो गांधी जी का जो मुख्य गुण क्या था, वो अहिंसावादी थे। अहिंसा उनका गुण था, पहला मतलब विशिष्ट कारक उनका अहिंसा ही था। तो उससे उससे जो उनके अंदर अन्य भी व्यक्तित्व आए, जैसे सत्यप्रिय हो गए, वो परोपकारी हो गए, सहयोग की भावना उनके अंदर आ गई। मतलब स्रोतशील गुण ही हमारे सतहीशील गुणों का विकास करते हैं। स्रोतशील गुण हमारे वे शील गुण होते हैं, वे हमारे गुण होते हैं जो हमारे शरीर में अधिक रूप से विद्यमान होते हैं। वही हमारे पर ये कह सकते हैं पर्सनालिटी के मुख्य कारक होते हैं, और वही अन्य कारकों को भी डेवलप करते हैं। तो ये हमारे हो गए शील गुण के सिद्धांत। अब हम आगे जानते हैं अगले सिद्धांत को। चलिए दोस्तों, अगले व्यक्तित्व के सिद्धांत और प्रकार के बारे में हम जानते हैं। तो जो हमारा जो अगला सिद्धांत है वो है सामाजिक दृष्टि का सिद्धांत, जिसको कार्ल जुंग ने दिया था। ये फ्रायड के शिष्य थे, ये फ्रायड के शिष्य थे। इनके अनुसार इन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। पहला अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा उभयमुखी। अब अंतर्मुखी क्या होते हैं? ऐसे लोग जो अपने मन की भावनाओं को व्यक्त ना कर पाएँ, वो अंतर्मुखी वाले होते हैं। ठीक है, अब अंतर्मुखी वाले लोग कैसे होते हैं? वो एकांत प्रिय होते हैं, संकोची होते हैं, आत्मचिंतक होते हैं, मतलब अपने ही विचारों में खोए रहते हैं, उसको व्यक्त नहीं कर पाते, दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर पाते। इस प्रकार के लोगों में अगर हम देखें तो गणितज्ञ आ जाएंगे, आपके वैज्ञानिक आ जाएंगे और दार्शनिक आ जाएंगे। तो अगला जो उन्होंने प्रकार बताया वो बहिर्मुखी का बताया। बहिर्मुखी का मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि वो क्या कहते हैं, अपनी भावनाओं को, मन की भावनाओं को, बातों को आसानी से किसी दूसरे के सामने व्यक्त कर देते हैं। ऐसे लोग निडर होते हैं, साहसी होते हैं, आशावादी होते हैं, समाजसेवी होते हैं। ठीक है, और इन लोगों में कैसे लोग, कौन कौन से लोग आते हैं? जैसे राजनेता, नेता, किसी भी टाइप का नेता हो, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर का नेता उसमें आते हैं, क्रांतिकारी आते हैं, आंदोलनकारी आते हैं। तो मतलब ये अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाते, उसके लिए अगर उनको लड़ना पड़े तो वो लड़ जाते हैं। ठीक, जो अगले हमारा जो इन्होंने प्रकार बताया वो उभयमुखी बताया। उभयमुखी वाले लोग क्या होते हैं? उसमें आधे गुण तो अंतर्मुखी के होते हैं, आधे गुण बहिर्मुखी के होते हैं।
तो ये क्या कह सकते हैं, ये अपने ज़रूरत के अनुसार उनको अंतर्मुखी का गुण उजागर करना है तो उसको उजागर करते हैं, और अपनी ज़रूरत के अनुसार बहिर्मुखी का गुण उजागर करना है तो बहिर्मुखी वाले क्वालिटी को दिखाते हैं। तो इस प्रकार ये जो सामाजिक दृष्टि का जो सिद्धांत था कार्ल जुंग ने दिया था, उसमें 3 भागों में व्यक्तित्व को विभाजित किया गया था, और इस प्रकार उनकी क्या कहते हैं, कौन कौन से लोग इसमें आएंगे, उनकी विशेषताएं क्या होंगी, उसका वर्णन किया गया। तो दोस्तों इस प्रकार ये हमारा ये सिद्धांत समाप्त हुआ। आगे हम दूसरे सिद्धांत को जानते हैं। चलिए दोस्तों अब अगले सिद्धांत को जानते हैं, जो मूल्य दृष्टि का सिद्धांत है, यानी मूल्यों पर आधारित व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। उसके जो प्रतिपादक हैं स्प्रेंगर महोदय हैं। इन्होंने बताया कि जो हमारी जो व्यक्तित्व होती है वो कुल 5 भागों में, एक तरह से इसको हम कह सकते हैं 5 तरह के व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। पहला सैद्धांतिक होते हैं, जो सिद्धांत पे चलना काफ़ी पसंद करते हैं, वो नियमों के अनुसार हटके कोई कार्य नहीं करना चाहते। और राजनीतिक होते हैं, जिनकी जो गुण होती है वो राजनेता वाली होती है, तो आप राजनीति कभी समझ चुके हैं। आर्थिक, जिनका सारा ध्यान अर्थ अर्जन पे ही होता है, धनार्जन पे ही होता है, ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। साथ ही साथ धार्मिक व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, जो धर्म कर्म कार्यों से संबंधित ज़्यादा पसंद करते हैं। और कलात्मक, जो जैसे आपके कलात्मक वाले में आप ये कह सकते हैं, जैसे आपके चित्रकार, कवि, इस तरह के लोग ये आते हैं। तो इन्होंने बस केवल अपने सिद्धांतों में यही बताया कि इस प्रकार 5 प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। इनके बारे में हमें डिटेल नहीं यहाँ जानना है, बस केवल इनके नामों को जानना है। मुख्यतः जो इसमें है हमारे वो सिगमंड फ्रायड, और जो ये कह सकते हैं सामाजिक दृष्टि से जो कार्ल जुंग का था, इन्हीं दोनों पे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। बस इसको हम लोगों ने यहाँ पे जान लिया। अब हम आगे जानेंगे कि व्यक्तित्व मापन के कौन कौन से वो हैं, ठीक है, कौन कौन सी विधियाँ हैं जो व्यक्तित्व को मापेंगे। चलिए दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं व्यक्तित्व मापन की विधियाँ हमारी कौन कौन सी हैं। व्यक्तित्व अभी हम लोगों ने पढ़ ही लिया, अब हम जानते हैं कि व्यक्तित्व मापन क्या है, ठीक है। अब देखिए व्यक्तित्व मापेंगे कैसे। अब व्यक्तित्व मापने के लिए मतलब व्यक्तित्व मापने की आवश्यकता ही क्या है। तो देखिए व्यक्तित्व तो ऐसा होगी, आप जान ही गए कि व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के गुणों का समन्वित रूप है, जो प्रकट होता है मिला के, वही हमारा व्यक्तित्व है। अब इसको मापने की आवश्यकता हमें क्यों होती है, अब वो हम जानते हैं कि आखिर हम व्यक्तित्व की क्यों मापें, क्या अब उसकी आवश्यकता क्या है मापने की। तो देखिए व्यक्तित्व जो मापना है वो ये तरह से कह सकते हैं कि व्यक्तित्व मापने का हमारा सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम ये जान लें कि व्यक्ति हमारा किस प्रकार का है, उसी प्रकार उसको आपको निर्देशन देना पड़ेगा, परामर्श देना पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं कि व्यक्तित्व मापन की विधियाँ कौन है। तो पहली विधि जो हमारी है वो आत्मनिष्ठ विधि है। इस विधि में एक बार में एक व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है, मतलब परीक्षण किया जाता है, ठीक। मतलब हम एक बार में एक ही व्यक्ति का परीक्षण करेंगे, एक ही विधि का, उस विधि के अनुसार उसके व्यक्तित्व का मापन करेंगे। इस प्रकार की विधियों में हम कौन कौन सी विधि आती हैं वो देख लेते हैं। अवलोकन विधि, अवलोकन अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि अवलोकन विधि किस प्रकार की विधि है। अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन गाथा, साक्षात्कार विधि, इसको कह सकते हैं जीवन इतिहास या जीवन गाथा। इन विधियों से हम आत्मनिष्ठ विधि, इनका प्रयोग करते हुए हम आत्मनिष्ठ विधि यानी एक बार में एक व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं। अंतर्दर्शन विधि भी इसी में आती है आपकी, अंतर्दर्शन विधि। हमारा जो अगला है वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधि जो होती है यह एक बार में यानी एक समय में एक से अधिक लोगों का परीक्षण करने में काम आती है। अधिक लोगों का परीक्षण किया जाता है इसमें। इस प्रकार की विधि में कौन कौन सी विधियां हैं।
जो वस्तुनिष्ठ विधि में आएगी तो हमारी प्रश्नावली होगी, प्रश्नों के माध्यम से प्रश्नावली विधि, ठीक है। प्रश्नावली विधि हो गई, निरीक्षण विधि हो गई, किसी कार्य को देके यानी समाजमिति भी कह सकते हैं, इसमें कार्य निर्धारण या कर्म निर्धारण कर सकते हैं, इसमें कर्म निर्धारण। चौथा समाजमिति। तो देखिए ये इस प्रकार की विधियां हैं। अगर इस पे हम एक एक विधि पे डिटेल चर्चा करें तो हमारा बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, वो हम आगे चर्चा करेंगे। बस हमको यहाँ पे सिर्फ ये जानना है कि व्यक्तित्व मापन की विधियाँ कौन कौन सी हैं, बस उसमें किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जा रहा है। जो हमारी अगली विधि है वो है प्रक्षेपीय विधि। यही विधि काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रक्षेपीय विधि से ही प्रश्न किए जाते हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं कि अचेतन मन को अप्रत्यक्ष तरीके से जानने के लिए, यानी अचेतन मन को प्रत्यक्ष तरीके से जानना, ये प्रक्षेपी विधि कहलाती है। चलिए, तो प्रक्षेपी विधि क्या होती है? हमारी अचेतन मन को अप्रत्यक्ष तरीके से जो जानना होता है वह प्रक्षेपी विधि होती है। इसमें भी कई प्रकार की प्रविधियां आती हैं, उसमें से कुछ प्रविधियों के बारे में हम जान लेते हैं, जिसमें आपका क्या कहते हैं, टैट और कैट, और एक तरह से स्याही धब्बा, ठीक है, स्याही धब्बा प्रविधि। सेट भी इसी में आता है आपका। और भी कई तकनीकी हैं। मुख्य रूप से हमें सिर्फ यहाँ पे ये जानना था हमारे विधियाँ कौन कौन सी हैं। अक्सर प्रक्षेपी विधि के बारे में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रश्नावली प्रविधि किस प्रकार का परीक्षण किया जाएगा, मतलब किस परीक्षण के अंतर्गत आएगा। आत्मनिष्ठ विधि किस में क्या कौन कौन सी विधियाँ आती हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं। इसमें और सी भी प्रविधि आएगी, जैसे वाक्य पूर्ति की हो गई, कुछ वाक्य दे दिए जाते हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार से बहुत से हो सकते हैं। ये हमारे संक्षेप में रहे व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा व्यक्तित्व का जो चैप्टर था यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमको जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।